होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 36 से। ऑलरेडी हम 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम्स PYQs। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड 36th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज कंसर्निंग फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement 1. A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feeds upon each other. एक फूड चेन इलस्ट्रेट करती है वो ऑर्डर ऑर्गेनिज्म का, जिसमें मतलब वो चेन ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। एकदम सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अ फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसीज। एक फूड चेन एक पॉपुलेशन के अंदर मिलती है? नहीं। एक पॉपुलेशन क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ स्पेसीज होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन। उस इंडिविजुअल के नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो आपने कभी देखा है कि सेम पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर फीड कर रहे हैं? बर्ड्स अपने आप में एक दूसरे पर फीड करती हैं? नहीं। ह्यूमन से एक दूसरे पर फीड करते हैं? नहीं। बातों की अलग बात है, बातों से फीड करते हैं लेकिन क्या एक्चुअल में फीड करते हैं? नहीं। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका एकदम गलत हो जाएगा। देन थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ ईटन बाय अदर। मतलब एक फूड चेन इलस्ट्रेट करती है कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म खाए गए हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है, नंबर्स की बात नहीं करती। अगर ग्रास, हम ये बता रहे हैं कि डियर्स ने ग्रासेस को खाया या फिर लीव्स को खाया, तो हम ये नहीं बताएंगे इतने नंबर ऑफ लीव्स खाइए। बट डियर ने लीव्स खा रही है, प्रोड्यूसर पर फीड कर रही है, डियर हर्बीवोर्स है, ये बात करते हैं फूड चेन के अंदर। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 37. Which of the following statement is correct? First, the energy flow in the biospheric ecosystem is unidirectional. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा था कि जो एनर्जी का फ्लो होता है बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, देन यूनिडायरेक्शनल कैसा होता है? जैसे सनलाइट से एनर्जी आ रही थी, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स सोलर एनर्जी की सनलाइट थी, वो आ रही थी हमारे प्रोड्यूसर्स के अंदर जो प्रोड्यूस कर रहे थे खाने को, उनसे वो जा रही थी हर्बीवोर्स में, देन कार्निवोर्स में, तो वापस तो नहीं जा रही ना वो एनर्जी, तो यूनिडायरेक्शनल है। ओके, द एनर्जी फ्लोज इन द बायोस्फेरिक इज साइक्लिकल। क्या साइक्लिकल है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्थ एक ऐसा इकोसिस्टम है जो ओपन इकोसिस्टम भी है और क्लोज इकोसिस्टम भी है। तो यहाँ पे एनर्जी के सेंस में अर्थ ओपन इकोसिस्टम है, वहाँ एनर्जी साइक्लिकल नहीं है। न्यूट्रिएंट साइक्लिकल है लेकिन एनर्जी का फ्लो साइक्लिकल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। थर्ड है द रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल। रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी डिक्रीज नहीं होता, ये लिंडनमैन लॉ जो है, जो कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी 10% का लॉस होता है, वो अलग कंसेप्ट है। स्टेटमेंट डी, अ स्पीसीज एट प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल्स appears टू बी लेस एफिशिएंट इन यूजिंग अवेलेबल एनर्जी। मैं समझती हूँ कि जिसको थोड़ी सी भी सही इंग्लिश पढ़नी आती होगी वो स्टेटमेंट को एकदम गलत कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल की स्पीसीज होती हैं लाइक वल्चर, टाइगर, तो ये लेस एफिशिएंट होती हैं एनर्जी को, अवेलेबल एनर्जी को यूज़ करने में। ऐसा नहीं है, अगर इनको आप डियर दे दो, टाइगर को अगर डियर दे दो, वल्चर को कुछ अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दे दो, तो क्या उसको खाने की उसकी एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 38. The Millennium Ecosystem Assessment describes the following major categories of ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, preserving and cultural. Which one of the following is the supporting services? जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी उसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम सर्विसेज 5 टाइप की होती हैं, जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में आई थी। ये 5 मेजर एरियाज होते हैं: प्रोविजनिंग सर्विसेज लाइक फूड, वाटर, रेगुलेटिंग सर्विसेज, देन सपोर्टिंग सर्विसेज जो हमारे इकोसिस्टम के लिए, को प्रोडक्शन के लिए इकोसिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, देन कल्चरल एंड प्रिजर्विंग सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज है, यहाँ इन्होंने पूछा कि सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सी है, तो मैंने आपको बताया कि सपोर्टिंग सर्विसेज नेसेसरी होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, क्योंकि ये 2 सर्विसेज ऐसी हैं जो इकोसिस्टम की अदर सर्विसेज को प्रोड्यूस होने में हेल्प करती हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हेल्प करती है प्लांट्स को ग्रो करने में, फूड को बनाने में, एंड क्रॉप पॉलिनेशन हेल्प करता है। आपको पता है कि क्रॉप का पॉलिनेशन अगर होगा तभी तो फ्रूट्स आएगा उसके ऊपर, तो ये इकोसिस्टम की अदर सर्विसेज को प्रोड्यूस होने में हेल्प कर रही हैं। दैट इज नोन एज सपोर्टिंग सर्विस, ये सपोर्ट कर रही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फूड चेन? अब फूड चेन का करेक्ट सिक्वेंस देखते हैं हम। डायटम्स, क्रस्टेशियन,
एंड हेरिंग। डायटम्स क्या है? ये एल्गे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर क्रस्टेशियंस फीड करते हैं, क्रस्टेशियन कंज्यूमर होते हैं, डायटम्स प्रोड्यूसर होते हैं और हेरिंग होती है कंज्यूमर। ये एक बड़ी फिश है। अब आप देखें क्या क्रस्टेशियन पे डायटम्स फिश फीड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हेरिंग उनके ऊपर फीड कर सकती है बट डायटम्स क्रस्टेशियन पे फीड नहीं कर सकते। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल गलत गलत इन्होंने लिख रखा है। ये आईएएस के प्री एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया। अगर आपको पता है छोटी सी बात कि हेरिंग फिश है, क्रस्टेशियन डायटम्स पे फीड करते हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। जब हमने इकोलॉजी की क्लास की थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि इकोलॉजी के लेवल्स कैसे स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, सेकेंड पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम एंड देन बायोम एंड बायोस्फीयर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन पहले तो नहीं आएगा। हाँ अच्छा, इसमें ऑर्गेनिज्म दे ही नहीं रखा तो ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं दिया हुआ है फर्स्ट लेवल तो हम सेकंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड लेवल पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन के बाद इकोसिस्टम, नहीं पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी। यहाँ पे तो इन्होंने शुरू में लैंडस्केप दे दिया तो गलत है। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी सही है, उसके बाद इकोसिस्टम देन लैंडस्केप। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम। जल्दी से आंसर दो यार इसका, कितना इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, द प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो ऑटोट्रॉफ्स लेवल पर प्रोडक्शन होता है इसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एकदम सही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्टिविटी होती है जब प्रोड्यूसर, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो रेट ऑफ बायोमास ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या था? इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो टाइप्स होते हैं, जीपीपी और एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, एंड एनपीपी होती है जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस हम माइनस कर देते हैं। उसका ये रीज़न है कि जब एक प्लांट एक फूड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसने स्टार्च प्रोड्यूस किया मान लो 10 ग्राम, उसने लीव्स के अंदर स्टोर कर दिया, लेकिन प्लांट्स को अपने रेस्पिरेशन के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, अपने ज़िंदा रहने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसमें से कुछ पार्ट वो ले लेता है रेस्पिरेटरी लॉस में। उस जीपीपी से हम रेस्पिरेटरी लॉस माइनस करते हैं और हमारा आता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट है द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटेरोट्रॉफ लेवल। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है जो हेटेरोट्रॉफ लेवल पर प्रोडक्शन होता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनके कहने का मतलब है कि जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनी, प्लांट्स ने फूड बनाया, उन प्लांट्स को कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर को हम हेटेरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ओके, कंज्यूमर्स ने जब वो खा लिया और उन्होंने अपने बॉडी के अंदर उसको पचाने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, वो प्रोडक्टिविटी जो उनकी बनती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये होती है हेटेरोट्रॉफ लेवल पर। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। कितना प्यारी से वर्ड्स है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। क्या बताएंगे इसका क्या आंसर है? इट इज़ अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यूज। इसको हम रूपों में नापते हैं। चलो देखते हैं। द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई ए टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन ए गिवन ईयर। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होती है कि एक साल के अंदर जितना 1 टन ऑफ कार्बन ने लॉन्ग टर्म डैमेज दिया है हमारे अर्थ को, उसको हम कहते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, इसको हम पैसों में नापते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है मॉनेटरी वैल्यू होती है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट ने कहा है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर ए कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स। गलत। एफर्ट्स पुट इन बाय अ क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट लिव इन अ न्यू प्लेस। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कार्बन की बात हो रही है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से लिंक्ड होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो अ डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम। कौन सा डेंसिटी ग्रेडियंट शो करता है? ऑप्शन 1 इकोक्लाइन। हम जानते हैं इकोक्लाइन क्या होता है, ये ग्रेडेशन होता है फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन होता है सैलिनिटी ग्रेडियंट। ओके, हेलो से आप समझ सकते हैं। देन पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन होता है डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ एनी वाटर सिस्टम। तो इसका आंसर होगा पिक्नोक्लाइन। एंड डी थर्मोक्लाइन आप समझ सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट से रिलेटेड है। ओके, जो डेप्थ होती है वाटर सिस्टम की, तो उसमें टेम्परेचर का कितना वेरिएशन होता है उसको हम थर्मोक्लाइन उस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका पिक्नोक्लाइन। नेक्स्ट, द मेजरमेंट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज।
ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बेसिकली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, जो हमारे अर्थ का मतलब इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें ह्यूमन की कितनी डिमांड है, उसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। कि हमारे अर्थ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज की ह्यूमन को कितनी डिमांड है, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और इसको हम नापते कैसे हैं, इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसको कहते हैं ग्लोबल हेक्टेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप खुद दे दें, क्योंकि ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल निश वाज इनोशिएटेड। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि निश क्या होती है। निश होती है जहाँ पर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी उसका फंक्शनल रोल प्ले करती है, मतलब उसके अलावा एक हैबिटेट होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का, नंबर ऑफ स्पेसीज का सेम हैबिटेट हो सकता है, लेकिन एक निश दो ऑर्गेनिज्म की सेम नहीं हो सकती। तो एक ऐसा एरिया हैबिटेट के अंदर निश होती है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे वो फंक्शनल रोल प्ले करती है, वो मेटिंग करती है, वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती है, वो होती है निश। यानी कि एक छोटा सा घर समझ लीजिए आप। ओके, एक कॉलोनी को समझ लीजिए हैबिटेट, और एक घर को समझ लीजिए निश। तो इकोलॉजिकल निश हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग होती है। इसका कंसेप्ट किसने दिया था, इसका कंसेप्ट दिया था जोसेफ ग्रीनल ने। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड बाय।